अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे वो है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। आइए हम समझते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। इस पूरे लेक्चर्स के अंदर जो हम समझने की कोशिश करेंगे वो होगा कि ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशंस क्या है। फिर हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस हमारी बॉडी में कब होती है। फिर हम देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस हमारी बॉडी में किन आर्गन्स के अंदर होती है। उसके बाद आर्गन्स में ज़ाहिर बात है सेल्स होंगे, उन सेल के कौन सी साइट पर ग्लाइकोलाइसिस होती है। फिर हम देखेंगे कौन से एंजाइम्स ग्लाइकोलाइसिस में अपना रोल प्ले करते हैं और इन ग्लाइकोलाइसिस से की सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे हमें हासिल क्या होता है। आखिर नेचर ने हमें कार्बोहाइड्रेट के डाइजेस्ट करने के बाद, उसको अब्जॉर्ब करने के बाद, ये ग्लाइकोलाइसिस का जो सारे का सारा प्रोसेस रखा है उसमें जो हमें एनर्जी मिलती है, उसकी एनर्जी किस फॉर्म के अंदर मिलती है उसका भी हम इंशाल्लाह इसके अंदर ज़िक्र करेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन तमाम टॉपिक्स पर जो हमारे हैं इसके अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं उसको इंशाल्लाह लेक्चर के एंड पर इंशाल्लाह हम कवर कर चुके होंगे और आप इंशाल्लाह इन तमाम टॉपिक को समझ चुके होंगे। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। हम ग्लाइकोलाइसिस को उसके अपने वर्ड से ही उसकी पूरी कहानी को समझने की पहले कोशिश करेंगे। वही हमारी डेफिनेशन होगी ग्लाइकोमीन। ग्लाइकोमीन हमेशा क्या क्या कहते हैं, ग्लूकोज। जारी बात है, ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड या इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। हमें अंडरस्टूड है कि ये इसकी इतनी आसान डेफिनेशन है कि आपको मज़ीद इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ याद करें कि ग्लूकोज और लाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसको ग्लाइकोलाइसिस में ब्रेक डाउन तो होगा कैसे। उसको इंतहाई सादा लफ्ज़ों में पूरी ग्लाइकोलाइसिस को अगर एक वर्ड में हम बयान करना चाहें तो हम कहेंगे कि ग्लूकोज से पायरोवेट तक का बनने का अमल ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, या फिर लैक्टेट बनने का अमल। ये जो पूरे का पूरा जो रिएक्शन स्टेप्स हैं जितने भी हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह अगर आप इस ग्लाइकोलाइसिस को समझ लेंगे तो उम्मीद है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। और इसके बाद हमारा क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल को भी आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे अगर हमने ग्लाइकोलाइसिस को तवज्जो से समझ लिया तो। अब देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस की हमें समझ आ गई कि ग्लूकोज से पायरोवेट। अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस करना चाहूँ तो हम कहेंगे पायरोवेट से ग्लूकोज के बनने के अमल को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, ये हमारा एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है कि आपको पता है कैटाबॉलिज्म क्या होती है कि उसमें जो लार्जर मालिक्यूल, अब जो कार्बोहाइड्रेट हैं हम उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। हमने कोई भी खुराक खाई है, फॉर एग्जांपल पोटैटोस लिए हैं, हमने फ्रूट्स लिए हैं, लेग्यूम्स लिए हैं, इनके अंदर ब्रेड्स खाए हैं, तो इनके अंदर हमने जो डाइजेस्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, इन कार्बोहाइड्रेट को अब बॉडी ने यूटिलाइज करना है, उनको ब्रेक डाउन करके लार्जर मालिक्यूल्स को स्मॉलर मालिक्यूल्स में उसमें ब्रेक डाउन करने के बाद फाइनल हमें क्या करेगा, रिजल्ट में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, कैटाबॉलिज्म है। एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी हमें, ये एनर्जी जो जनरेट होगी इस ग्लाइकोलाइसिस में वो हमें एटीपी की फॉर्म के अंदर हमें मिलेगी। इसके बाद एटीपी क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये बॉडी में किस जगह पर ये प्रोसेस होगा। आपको पहले मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट को जो स्टोरेज फार्म होती है वो किस में होती है, उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। और ये कहाँ पर सेव होती है, ये हमेशा स्टोर होती है लीवर और मसल्स के अंदर। तो ये जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है, तो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस भी लीवर और किडनी की बजाय लीवर और मसल्स के अंदर जो है ये हमारा मसल होगा। लीवर और मसल के अंदर हमारी ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है। अच्छा, लीवर और ग्लाइकोलाइसिस का ये भी कंफर्म हो गया, हमें पता चल गया। अब हमने ये देखना है कि सेल के कौन से
पार्ट के अंदर, कौन से हिस्से के अंदर ये हो रही है, तो हम उसे कहेंगे कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस होगी ये सेल के अंदर, अगर हमारा ये सेल हो फॉर एग्जांपल, तो उस सेल के अंदर जो साइटोसोल होगा, साइटोप्लाज्म होगा, उसके अंदर हमारी ग्लाइकोलाइसिस होगी। ठीक है, ये चीज़ें हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन था कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, तो ये हमने समझ लिया। अब ग्लाइकोलाइसिस की अगर मैं सिग्निफिकेंस की बात करूं कि ग्लाइकोलाइसिस नेचर ने क्यों इसको, इस प्रोसेस को रखा है, वो प्रोसेस ये है कि हमें सबसे पहले तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लाइकोलाइसिस। हमने कहा है कि ज़ाहिर बात है कैटाबॉलिक है, इसने लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़कर उसकी ब्रेक डाउन करके फाइनल हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देनी है। पहला इसका है कि एनर्जी हमें मिलती है दूसरा ग्लाइकोलाइसिस से। दूसरा है कि मेन मेटाबॉलिक पाथवे है, ये ना सिर्फ ग्लूकोज का है बल्कि हेक्सोज के अंदर अगर हम ग्लैक्टोज की बात करें, हम फ्रक्टोज की बात करें, तो ये भी उसका भी मेटाबॉलिक पाथवे, उनका मेटाबॉलिज्म भी इस तरीके ग्लाइकोलाइसिस से होता है। इसके बाद ये क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस में हमें हासिल होता है पायरोवेट। अब पायरोवेट एक जो इसका एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस की, ये सिर्फ और सिर्फ हमें हासिल होकर कुछ ये नहीं कि हमें इस पूरे स्टेप में सिर्फ एटीपी हासिल होगी। जब पायरोवेट मिल जाता है तो पायरोवेट विल बी प्रोवाइड मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। मतलब अगर आपने इसको तफसील से हम बात करेंगे जब हमें समझ आएगी ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रेब्स साइकिल हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस स्टेप को हम वहाँ पर समझ पाएंगे आसानी से। लेकिन अगर मैं इंतहाई मुख्तसर अंदाज के अंदर आपको इसके बारे में बताना चाहूं कि पायरोवेट से जो फेट ऑफ पायरोवेट होगी, कि मतलब जब पायरोवेट हमारा एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का हमें मिल जाएगा, तो पायरोवेट इसके बाद यहां पे जाएगा, इससे मिलेगा एसिटाइल कोई भी मिलेगा, और एसिटाइल कोई किसका हिस्सा है, क्रेब्स साइकिल का है, एसेंशियल कंपोनेंट है। अब यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ देखें कि पायरोवेट से हमें मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट मिल गया, बिल्कुल एसिटाइल कोई, जब तक हमारा पास ये ना होता एसिटाइल कोई तब तक क्रेब्स साइकिल स्टार्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा क्रेब्स साइकिल से ही हमें ऑक्सैलो एसीटेट मिलेगा। अब ऑक्सैलो एसीटेट, जब तक ऑक्सैलो एसीटेट नहीं होगा तब तक हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस वो स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए ग्लाइकोलाइसिस इंतहाई अहमियत की हामिल है, इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी बॉडी में। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की टाइप्स कितनी हैं। ग्लाइकोलाइसिस की दो टाइप्स हैं, नंबर 1 एरोबिक और नंबर 2 एनएरोबिक। दो टाइप्स हैं। एरोबिक से आपसे बिल्कुल इंतहाई आसान लफ्ज़ों में आपको पता है कि एरोबिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है, और एनएरोबिक वो है जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं होती। अच्छा, अब हमारा आता है अगला प्रोसेस के, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। बाकी जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम डिसऑर्डर है इसको लास्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 10 स्टेप्स होंगे हमारे, याद रखना है। 10 स्टेप्स के साथ साथ जो 3 स्टेप्स इसके होंगे, वो 3 स्टेप्स वो होंगे जो हमारे इरिवर्सिबल होंगे, जो मतलब आगे वाला स्टेप हो जाएगा लेकिन वही स्टेप से दोबारा से वापसी की राह नहीं होगी। लेकिन ये जो 3 स्टेप्स होंगे, अगर तो बॉडी के अंदर सेम एंजाइम जो से हमारी एक नई प्रोडक्ट बनी है, उस सेम एंजाइम्स की बजाय अगर दूसरा एंजाइम रिएक्ट करे तो फिर क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वापसी की राह जो है, मतलब रिवर्ट प्रोसेस फिर हो सकता है। इसको मैं पूरी तफसील से बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद हम कहते हैं कि जो 7 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप तो वो हो गए, और जो 7 स्टेप्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, इरिवर्सिबल होंगे। अब ये क्या है हमारे, ये रिवर्सिबल हैं और ये इरिवर्सिबल हमारे 7 स्टेप्स हमारे रिवर्सिबल होंगे। ये हमारे रिवर्सिबल हैं और ये हमारे इरिवर्सिबल है। अब इरिवर्सिबल जो स्टेप्स हैं, मैंने उनको क्या किया है कि आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए उनको रेड जो है मार्क किया हुआ है मैंने, कि उसके अंदर जो एंजाइम्स यूटिलाइज होंगे उस रिएक्शन के अंदर, वो एंजाइम्स को मैंने रेड मार्क किया हुआ है। अब इन तमाम स्टेप्स के जो टोटल एंजाइम्स हैं, ज़ाहिर बात है 10 रिएक्शंस हैं, तो इसके अंदर 10 ही एंजाइम्स, बल्कि एक अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें यह हेक्सोकाइनेज हो सकता है, ये ग्लूकोकाइनेज, यानी वो 2 एंजाइम्स है, या वो होगा या वो इस्तेमाल होगा। तो 10 एंजाइम्स जब तक हम उस रिएक्शन में, ज़ाहिर बात है एंजाइम्स वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं, मगर उस प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं होते। तो कोई भी रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, तो उसको स्पीड अप करने के लिए हमेशा एंजाइम्स जो है एज अ कैटलिस्ट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अब ये जो कैटलिस्ट हैं, जो एंजाइम्स हैं, पहले तो हम इन एंजाइम्स को जब तक याद नहीं करेंगे तब तक हमारा ग्लाइकोलाइसिस का पूरा जो स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं, हम उनको समझ नहीं पाएंगे। आइए हम पहले जो है इन एंजाइम्स को देखते हैं कि वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे।
नंबर 1 हमारा है ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज। ये इरिवर्सिबल स्टेप्स क्या, मैंने इसलिए इसको रेड किया हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो रिएक्शन होगा ग्लूकोहेक्सोज आइसोमेरेज। तीसरे नंबर पे होगा फास्फोफ्रक्टोज काइनेज। अब फास्फोफ्रक्टोकाइनेज ये भी इरिवर्सिबल स्टेप्स का के अंदर इन्वॉल्व होता है, इसलिए मैंने इसको रेड किया है। इसके बाद 4th पे आएगा एल्डोलेज, 5 पे आएगा डिहाइड्रोजिनेज, 6 पर आएगा फास्फोग्लाइसरेट काइनेज और 7 पर आएगा फास्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। उसके बाद 8 नंबर पर आएगा इनोलेज और 9 पर आएगा पायरोवेट काइनेज और 10 जो है स्टेप जो हमारा होगा उस पर आएगा पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज। अब जो हमारे 3 स्टेप्स में आपको बताऊं कि जो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10, ये जो हमारे 3 स्टेप्स होंगे ये हमारे इरिवर्सिबल होंगे। बाकी सारे के सारे हमारे स्टेप क्या है, रिवर्सिबल है। आइए हम इन तमाम जो स्टेप्स को है स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि ग्लूकोज से हमने कहा था कि ग्लाइकोलाइसिस पायरोवेट बनने तक के अमल या लैक्टेट बनने तक का अमल है। हम इन 10 स्टेप्स को 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो इधर भी मैंने ऐसे ही किया है कि आपको समझाने के लिए जो हमारा इरिवर्सिबल था उसको मैंने रेड एरो के से मार्क किया हुआ है। तो ये जो पहला स्टेप है हमारा, ये स्टेप नंबर हमारा 1 है। तो स्टेप नंबर 1 जो है इसके अंदर क्या है, ये हमारा इरिवर्सिबल है स्टेप नंबर 1। तो यहां पर होगा कि ग्लूकोज अब इसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो रही है, हमने डाइजेस्ट कर ली है, अब हमें एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को। तो एनर्जी इसने किस फॉर्म में देनी है, लार्जर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल में, और फिर एनर्जी डायरेक्ट इसी तरह यूटिलाइज नहीं होती, वो एटीपी की फॉर्म में होगा। अभी हमें इससे एटीपी लेने हैं। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस का जब स्टेप्स हैं, जो रिएक्शन है, जो ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जब ये स्टार्ट होता है तो स्टार्ट इनिशिएट होने में इसको कुछ एनर्जी पहले रिक्वायर्ड होती है। तो वो पहले एनर्जी यूटिलाइज करेगा, फिर बाद में हमें एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी देगा। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पहला स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने का अमल। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एटीपी क्या होगी, एटीपी यहाँ पर हमें एटीपी चाहिए। तो एटीपी जब एक फास्फेट हमें चाहिए होगा इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो एक एटीपी से एडीपी बन जाएगा। और एडीपी क्या होगा, ये जो फास्फेट था वो ग्लूकोज ने लिया और ग्लूकोज 6 फास्फेट बना दिया। अब ये ग्लूकोज क्या है, हमारा 6 कार्बन एटम है, आपको पता है 6 कार्बन है इसमें। अब 6 कार्बन एटम के साथ ये होगा तो 6 कार्बन ही, मगर ग्लूकोज 6 फास्फेट से मुराद क्या होगी, हमें ये समझना है। बाद का स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती कि 6 फास्फेट से क्या मुराद है। 6 फास्फेट से सिर्फ इतनी ही मुराद है मतलब इसका यह है कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया है, कि एक फास्फेट जो यहाँ से हमें हासिल हुआ था तो वो ग्लूकोज 6 फास्फेट उसी की वजह से कन्वर्ट हुआ है। और दूसरा कार्बन नंबर 6 पर फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया है। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट इसका जब भी ये ग्लाइकोलाइसिस आप पढ़ेंगे या उसके बाद आप क्रेब्स साइकिल्स देखेंगे या ग्लूकोनियोजेनेसिस देखेंगे, तो जब पहले स्टेप्स के बाद इसका आइसोमर बनना ज़रूरी होता है ब्रेकडाउन में, फर्दर ब्रेकडाउन के लिए। तो आपको पता है कि जो ग्लूकोज का आइसोमर है हेक्सो आइसोमर, इसका कौन सा है, फ्रक्टोज है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट से इसी तरह ही अब ये देखें जो हमारा स्टेप नंबर 1 था, यहाँ पर जो एंजाइम यूटिलाइज होगा in the presence of glucokinase or hexokinase, the glucose will be converted into glucose 6 phosphate, and in this reaction the 1 phosphate will be added in the glucose and glucose will be formed glucose 6 phosphate and ATP will be converted into ADP। ये बात आपने एक स्टेप आपने समझ दिया। अब ग्लूकोज का जब आइसोमर बनना था तो आइसोमर बनने में फ्रक्टोज इसका आइसोमर था, तो एज इट ग्लूकोज 6 था जैसे, इसी तरह फ्रक्टोज 6 फास्फेट हुआ। तो अब ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 पर जो एंजाइम यूटिलाइज होगा ग्लूकोहेक्सोज आइसोमेरेज, ये एंजाइम्स यहाँ पर यूटिलाइज होगा। तो एज इट ये सिर्फ आइसोमर बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एक एटीपी तो यहाँ पर यूटिलाइज हो गया है। अब दोबारा फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट बनेगा। अब इस अमल के अंदर भी हमें क्या चाहिए, एटीपी चाहिए।
अब एटीपी चाहिए होगी तो क्या होगा, एटीपी से जब फास्फेट ग्रुप निकलेगा तो क्या बन जाएगा बाकी, एडीपी। मतलब कि एक एटीपी यहाँ पर भी अटैच हुई और अटैच होने के बाद फ्रक्टोज के साथ जब अटैच हुई तो फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 6 पर तो पहले से ही फास्फेट ग्रुप मौजूद था। अब क्या हो गया, एक फास्फेट ग्रुप और अटैच हुआ तो जो उसके कार्बन नंबर 1 पर अटैच हुआ, तो इस तरह से ये 2 फास्फेट हो गए, जिसकी वजह से इसको बिस फास्फेट कहा गया या बाई फास्फेट कहा जाता है। अब ये बन गया ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6, मतलब 1 पर फास्फेट और 6 पर फास्फेट, और बाई इस वजह से कि 2 फास्फेट हो गए तो फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट इसको कहा जाएगा। अब फ्रक्टोज ये वाला स्टेप, ये हमारा स्टेप नंबर 3 था, ये हमारा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 जो हमारा 1 और 3 मैंने आपको कहा था 1, 3 इरिवर्सिबल हैं। इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट से अब क्या होगा, यहां पर स्टेप नंबर ये 4 होगा हमारा। स्टेप नंबर 4 में जो एंजाइम यूज होगा वो होगा हमारा स्टेप नंबर 4 पर एल्डोलेज एंजाइम्स के रिएक्शन के साथ फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको स्टेबल होने के लिए इसको क्या होना होगा, अब ब्रेक डाउन होने की, क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है। अब 6 क्या जब ब्रेक डाउन होगी तो 3 में 3 कार्बन के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाएगी इसकी। अब जब 3 कार्बन में इसकी ब्रेक डाउन हो तो हम इसे कहते हैं ट्रायोसिस। ये बात मैंने आपको जब हमारी उसमें थी इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन, उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रायोसिस क्या होते हैं। अब 3 कार्बन एटम्स के 6 कार्बन से जब टूटा, जब ब्रेक हुआ तो हमारे 3 कार्बन एटम के 2 ग्रुप बन गए। हमारे पास एक बना, हमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट हासिल हुआ, और दूसरी साइड पे 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड। ये मोनोसैकेराइड की क्लासिफिकेशन में आप इसको देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायोसिस हैं। अब 6 कार्बन से 3 कार्बन के 2 ग्रुप हमें मिल गए और एल्डोलेस एंजाइम ने रिएक्ट किया। अब यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे बाकी क्या थे रिएक्शन, मैंने कहा था 1, 3 और 10 के अलावा अब जो बाकी रिएक्शन है वो सारे रिवर्सिबल हैं। सेम एंजाइम से ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है। अब यहां पर क्या होगा कि DHAP भी 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है। अब जो हमारे सेल है, सेल फर्दर ब्रेकडाउन के लिए मोस्टली इस्तेमाल करता है कि इसको यूटिलाइज करेगा फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड्स को। तो इसी वजह से जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये भी क्या है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोग्लिसरेट आइसोमेरेज। यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो फास्फोग्लिसरेट आइसोमेरेज एंजाइम्स के रिएक्शन की वजह से क्या होगा, DHAP आल्सो कन्वर्ट इनटू 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड। अब हमारे पास ये क्या हुआ कि हैं तो ये 3 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये 3 कार्बन, मगर कितने मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल्स इसके मौजूद हो मिल गए, क्योंकि DHAP कन्वर्ट होगी इसमें तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 हैं, कार्बन इसमें 3 हैं, मगर कार्बन नंबर 3 पर फास्फेट ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड कहा जाएगा। अब हमारे पास ये चीज़ तो समझो ख़त्म हो गई। अब हमारा प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा। अब ट्रायोसिस हमारे पास 2 मौजूद हैं। अब इसका मतलब जो स्टेप जो प्रोसेस आगे चल रहा है ये 2-2 का चल रहा है। अब 2 रिएक्शंस हो रहे हैं साथ साथ। अब 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इस स्टेप से अच्छा यहाँ पर एक और बात बताऊं कि ये 1, 2 और 3 ये जो हमारी फेज हैं, ये जो हमारा स्टेप हैं, इन 1 to 3 स्टेप्स को प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। कि मतलब ग्लाइकोलिसिस ने जो हमें प्रोवाइड करनी थी अपनी ब्रेकडाउन के बाद एनर्जी ATP, उसकी प्रिपरेशन की है पहले 3 स्टेप्स के अंदर, तो इसलिए इन स्टेप्स को, इन फेजेस को प्रिपरेटरी फेज का नाम भी दिया जाएगा। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है, आपको पता है कि हाइड्रोजन हमारी रिलीज होती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स थे तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन रिलीज होगी तो 2 हाइड्रोजन्स रिलीज हुई, तो यहाँ पर मौजूद NAD है। इसका प्रोसेस जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि यहाँ पर NAD के साथ क्या होगा, और ये
हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करेगी, बॉडी में जो हमारे मौजूद NAD है। अब यहाँ पर सिर्फ इतना बता दूँ कि यहाँ पर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के मालिक्यूल रिलीज होंगे इस प्रोसेस में, ठीक है, ये भी रिलीज हो गए। लेकिन यहाँ पर एक एडिशन किस चीज़ की होगी, ये तो रिलीज हो गया, जब ऐड हो रही होगी तो ऐड यहाँ पर हमारा H3PO4, यहाँ पर इस स्टेप्स के अंदर H3PO4 जो है ऐड होगा, जिससे हमें फास्फेट मिलेगा। और 3 फास्फो जो है, एक फास्फेट था उसमें ग्रुप, अब 1 3, एक तो 2 फास्फेट, एक और फास्फेट आने की वजह से बाई हो गया। अब उसके कार्बन नंबर 3 पर भी फास्फेट है और कार्बन नंबर 1 पर भी फास्फेट है, इसलिए 3 फास्फो ग्लेसर एल्डिहाइड से 1,3 बाई फास्फो ग्लेसर ग्लेसरिक एसिड, ये ग्लेसर एल्डिहाइड हम इसको कह सकते हैं कि ये हमें इसके रिएक्शन से, अब यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ वो होगा हमारा 5 नंबर रिएक्शन। 5 नंबर रिएक्शन जो है, इसमें हमें 5 नंबर रिएक्शन से जो एंजाइम एक्ट करेगा वो होगा डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज हुआ तो क्या हुआ, रिएक्शन कहते हैं हाइड्रोजन रिलीज हुई, ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, H3PO4 के ऐड होने से हमें एक फास्फेट ग्रुप मिलने से 1,3 बाई फास्फो ग्लेसरिक एसिड हमें हासिल हो गया। अब यहाँ पर जो होगा स्टेप 1,3 बाई फास्फो से फिर फास्फेट ग्रुप एक रिलीज हो जाएगा। अब एक रिलीज होने के नतीजे में क्या होगा, एक जब रिलीज होगा तो उसको ATP रिसीव कर लेगी। ADP जब रिसीव करेगी तो उसको ATP में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पर आपको ये स्टेप ये बताना है कि जो ये वाला स्टेप है हमारा, ये स्टेप, इस स्टेप पर हमारी, इसको कहते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल पर फास्फोराइलेशन, मतलब कि फास्फेट ग्रुप की एडिशन, फास्फेट ग्रुप का ऐड होना सबस्ट्रेट लेवल पर, इसको कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो हमें सबस्ट्रेट लेवल पर ADP ने एक फास्फेट जब रिसीव किया और उसको ATP में कन्वर्ट किया तो ये फास्फोराइलेशन सबस्ट्रेट लेवल पर हुई, तो इसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहा। और इस नतीजे में हमें यहाँ पर एक ATP हमें यहाँ पर हासिल हो गया है। अब 1 ATP हमें यहाँ पर हासिल हुआ। बाद में हम इस ATP की, टोटल ATP की जो एनर्जी हमें हासिल हुई है उसको भी हम काउंट करेंगे इंशाल्लाह। अब 1,3 बाई फास्फो से जब एक ATP यहाँ पर क्योंकि रिलीज हुआ था और इसने रिसीव कर लिया था, तो यहाँ पर अब क्या बच गया, सिर्फ एक फास्फेट ग्रुप। नेक्स्ट जो बाई फास्फो की बजाय अब यहाँ पर सिर्फ फास्फो हो जाएगा, एक नंबर कार्बन नंबर 1 पर फास्फेट ग्रुप रिमूव हो जाएगा और सिर्फ बच जाएगा हमारे पास 3 फास्फो ग्लेसरिक एसिड। अब 3 फास्फो ग्लेसरिक एसिड, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 6 है, और रिएक्शन नंबर 6 में जो एंजाइम एक्ट करेगा फास्फोग्लिसरेट, इसी के नाम के साथ ही आप इसको जो एंजाइम्स हैं उसको याद रखें, फास्फोग्लिसरेट काइनेज, फास्फोग्लिसरिक एसिड के नाम से ही। अब यहाँ पर फास्फोग्लिसरेट काइनेज होगा और इसके बाद क्योंकि ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में, अब यहाँ पर जो एंजाइम आएगा ना, यहाँ पर आएगा म्यूटेज फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये देखें फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब जो 6 नंबर रिएक्शन पर, 7 नंबर रिएक्शन पर, अब क्योंकि म्यूटेज एंजाइम, आप म्यूटेशन से इसको कंसीडर कर सकते हैं कि म्यूटेशन कहते हैं चेंज को। अब सिर्फ और सिर्फ इस एंजाइम ने तब्दीली क्या लेकर आया, वो कार्बन नंबर 3 पर जो फास्फेट ग्रुप अटैच हुआ था उसने उसको चेंज किया और 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाया। मतलब कि फास्फेट ग्रुप सिर्फ कार्बन नंबर 2 पर जाकर 3 की बजाय अब 2 पर अटैच हो गया, इतनी तब्दीली हुई। अब यहाँ से जो 7 नंबर स्टेप है, 7 नंबर स्टेप से 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पर एक और काम होगा कि यहाँ पर वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या होगा, मैग्नीशियम भी ऐड हो जाएगा। वाटर रिमूव, मैग्नीशियम ऐड होगा और जो एंजाइम होगा वो हमारा स्टेप नंबर 8 का जो है इनोलेज। इनोलेज स्टेप नंबर 8 है हमारा। ये इनोलेज एंजाइम्स के रिएक्शन में हम कहेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इनोलेज and magnesium and the removal of water, 2 phosphoglyceric acid will be converted into phosphoenol pyruvate। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं फास्फोइनोल पायरोवेट। अब फास्फोइनोल पायरोवेट से ये हमारा स्टेप नंबर आएगा 9, स्टेप नंबर हमारा 9 आएगा। अब यहाँ पर जो स्टेप नंबर हमारा 9 है, सॉरी मैंने 1, 3 और 10 आपको बताया था, 1, 3 और 9।
अब स्टेप नंबर 8 और स्टेप नंबर ये जो 9 है हमारा, यहाँ पर एंजाइम आएगा पायरोवेट काइनेज। अब पायरोवेट काइनेज मैंने इसलिए आपको रेड किया था कि ये हमारा इरिवर्सिबल स्टेप है, मतलब कि फास्फोइनोल पायरोवेट से एक बार जब पायरोवेट बन जाएगा, तो मैंने इसलिए एरो का निशान एक ही जानब है और रेड है, पायरोवेट से दोबारा से फास्फोइनोल पायरोवेट इसी सेम एंजाइम पायरोवेट काइनेज से नहीं बन सकता। तो इसलिए अब फास्फोइनोल पायरोवेट से होगा क्या कि यहाँ पे फास्फेट ग्रुप फिर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। इसीलिए रिलीज होने के नतीजे में जब फ़ौरन से एडीपी ने उसको रिसीव किया और एटीपी में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो अब यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल पर हासिल होने वाली जो एटीपी है वो हमें दूसरी एटीपी भी यहाँ पर हासिल होगी। ये दो एक एटीपी सबस्ट्रेट लेवल पर यहाँ पर और एक एटीपी हमें यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल पर जो फास्फोराइलेशन, मतलब रिसीविंग ऑफ phosphate group by the ADP and will convert into the ATP. This is substrate phosphorylation. अब फास्फेट ग्रुप जब रिमूव हुआ तो बाकी बच गया इनोल पायरोवेट, फास्फेट रिमूव हो गया। इनोल पायरोवेट से पायरोवेट बनने का जो अमल होता है ये क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद आफ्टर द फ्यू मिनट्स या हम कह सकते हैं कुछ वक़्त के बाद स्पॉन्टेनियसली क्या होगा, इनोल रिमूव हो जाएगा और सिर्फ हमें क्या बनेगा, हमें सिर्फ मिल जाएगा पायरोवेट। अब पायरोवेट जब हमें हासिल हो गया तो ये हम कहते हैं कि ग्लूकोज से पायरोवेट तक के बनने का अमल, ये इसको हम कहते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लूकोज से लैक्टेट बनने तक का अमल, मतलब कि पायरोवेट से जब लैक्टेट अगर बन जाए तो वो क्या होता है, एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब एरोबिक और एनाएरोबिक के अंदर भी हमें यह पता चल गया कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो होगा स्टेप ग्लाइकोलाइसिस का, वो पायरोवेट तक स्टॉप हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं है, एनाएरोबिक कंडीशंस है, तो उस सूरत में पायरोवेट रिड्यूस होगा और पायरोवेट रिड्यूस होगा किसकी मौजूदगी में, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की मौजूदगी में। जब ये रिड्यूस होगा तो क्या करेगा, यहाँ पर पहले क्या होगा, इसने हाइड्रोजन रिलीज होगी, हाइड्रोजन इसको रिसीव करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जो पायरोवेट से लैक्टेट बनने तक का अमल, ये आपको थोड़ा सा यहाँ से समझाऊंगा कि जो हमारा स्टेप नंबर 4 है, यहाँ पर क्या हुआ था, स्टेप नंबर 5 के शुरू होने पर हमने कहा था ऑक्सीडेशन हुई और हाइड्रोजन रिलीज हुआ। इस हाइड्रोजन को रिसीव किसने किया था, NAD ने। अब NAD जो मौजूद थी हमारी बॉडी में, उसने इसको रिसीव करने के साथ ही इसको NADH में कन्वर्ट कर दिया था। अब जब NADH में कन्वर्ट हो गया, ये बात थोड़ी सी गौर तलब है पहले, इसलिए मैंने सारे का सारा आपको 10 नंबर स्टेप तक आपको पहले समझा दिया है ताकि ये स्टेप हमारा मिक्स ना हो। अब स्टेप नंबर 5 से NAD जो थी उसने रिसीव किया हाइड्रोजन को, क्योंकि यहाँ पर 2 NAD थी तो NADH2 भी मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 मालिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड के थे। अब यहाँ पर NAD जब NADH में कन्वर्ट हुई, अगर तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हुई, तो रेस्पिरेटरी चेन के रिएक्शन की वजह से NADH क्या करेगी, NADH विल प्रोवाइड 3 ATP। अब 3 ATP इसके नतीजे में हमें यहाँ पर मिल जाएंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से। अब ये कैसे मिलेंगे NADH से, ये इलेक्ट्रॉन चेन जो ट्रांसपोर्ट रिएक्शन है, ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, वो हमारा क्योंकि नेक्स्ट हमारा इसके अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक लेक्चर्स है, उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह से ATP मिलेंगे। बस यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि NADH जो है, हाँ, एक NADH हमें 3 ATP प्रोवाइड करता है। अब ऑक्सीजन की मौजूदगी में NADH ने क्या किया, 3 ATP दे दी। अब यहाँ पर दूसरी बात जो समझनी है आपने, अगर तो यहाँ पर क्या था कि ऑक्सीजन अवेल नहीं है, ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं है, एनाएरोबिक कंडीशन है, तो फिर क्या होता है, NADH रिड्यूस होता है। NADH जब रिड्यूस होगा तो क्या होगा, ये रिड्यूस होने के नतीजे में हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, धरी बात है, रिलीज द हाइड्रोजन। जब ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा तो बाकी बच जाएगा NAD अकेला, क्योंकि H इसने हाइड्रोजन रिलीज कर दिया। अब हाइड्रोजन के रिलीज होने के नतीजे में हाइड्रोजन को रिसीव कौन करेगा, यहाँ पर रिसीव करेगा पायरोवेट, और पायरोवेट इसको कन्वर्ट कर देगा लैक्टेट में। पायरोवेट विल बी कन्वर्ट इनटू लैक्टेट। अब लैक्टेट क्योंकि NADH ने क्या किया था,
रिड्यूस होकर पायरोवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट कर दिया था। अब यहाँ तक बात आप समझ लें, लैक्टेट हमें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में NADH के रिड्यूस होने की वजह से पायरोवेट ने लैक्टेट को क्या किया, पायरोवेट ने रिड्यूस होकर लैक्टेट बना दिया। अब लैक्टेट को इस कंडीशन में जब हमें दोबारा से रेस्पिरेटरी चेन एक्टिव हो जाए, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हो जाए, ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से दोबारा से लैक्टेट क्या होगा, फिर लैक्टेट रिड्यूस होगा दोबारा। अब लैक्टेट जब रिड्यूस होगा तो वो हाइड्रोजन फिर रिलीज कर देगा। पहले इधर से हुआ प्रोसेस, अब लैक्टेट रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन के मिलने के नतीजे में। जब हाइड्रोजन वो रिलीज करेगा तो इस हाइड्रोजन को रिसीव कौन कर लेगा, फिर से जो मौजूद पहले से NAD है, NAD बच गया था, अब NAD इसको फिर से रिसीव करेगा और NADH में कन्वर्ट कर देगा। अब जब NADH में ये कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से ये काम हुआ दोबारा से, तो फिर से हमें ATP मिल जाएगा, 3 ATP हमें इस नतीजे में मिल जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन, ये रिसाइकलिंग होती रहेगी। अब हम काउंट करें अगर कि हमें इस रिएक्शन के नतीजे में अगर तो ऑक्सीडेटिव, ये क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से हमें ये जो ATP की प्रोडक्शन हो रही थी, NADH से हमें 3 ATP मिल रहे थे, ये जो स्टेप था इस तरह से, ये स्टेप था हमारा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब यहाँ पर क्योंकि मॉलिक्यूल 2 थे और 2 ही NAD थे, 2 ही NAD ने हाइड्रोजन 2 रिलीज हुए, तो 2 NADH मैंने, तो NADH2 अगर मैं लिख दूं या 2 NADH, मतलब कि 2 NADH हमें यहाँ पे 2 ट्राइओजर से 2 NADH मिले जिन्होंने 3 ATP हमें दी। तो हमें टोटल ATP यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के नतीजे में हमें मिलने वाली ATP 6 हो गई। अब 6 ATP, अब हम काउंट करते हैं कि यहाँ पर स्टेप नंबर 1 जो हमारा इरिवर्सिबल था, यहाँ पर 1 ATP यूटिलाइज हुई। स्टेप नंबर 3 जो हमारा था, यहाँ पर 1 ATP यूटिलाइज हुई। टोटल इस प्रोसेस में होने वाली जो यूटिलाइज ATP है वो उसकी तादाद कितनी होगी, 2। उसके बाद अगर हम स्टेप 5 पर आए तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के नतीजे में यहाँ पर मिलने वाली ATP हमें हो गई 6। अब ये 6 ATP यहाँ पर हो गई। उसके बाद अगर हम स्टेप नंबर 6 पर आए तो यहाँ पर हमें क्या था, जो पहला स्टेप था हमारा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन का, तो यहाँ पे हासिल होने वाली ATP 1 थी। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर आए 9 नंबर पर, जो हमारा इरिवर्सिबल था, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप का क्या फिर से रिलीज होने के नतीजे में 1 ATP और मजीद सबस्ट्रेट लेवल पर मिली, तो यहाँ पर 2। अब 1 और 2 ये हमें टोटल यहाँ पर 2 ATP सबस्ट्रेट लेवल पर मिल चुकी हैं और जो 6 ATP हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के नतीजे में। क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल थे, फिर से मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर ATP क्योंकि 2 स्टेप एक साथ चल रहे थे, तो 1 जमा 1 यहाँ पर टोटल 2, ये भी हमें 2 ATP हो गई। एक स्टेप में 1 होगी, एक रिएक्शन में, तो 2 में 2 हो जाएंगी। 2 ATP ये, 2 ATP ये, 4 और 6 ATP ये, टोटल हमारे पास कितनी होगी ATP 10। अब ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में जो अगर तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हुई तो हम उसमें कह देंगे कि एरोबिक ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में मिलने वाली टोटल ATP हमारे पास इस ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 10 ATP रिसीव हो गई। 10 में से हमारी 2 ATP हमारी क्या थी, यूटिलाइज होगी, तो 8 ATP नेट हमें यहाँ पर मिल जाएंगी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में। अगर तो एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस है तो उसमें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वाला ये जो स्टेप था इसमें 6 ATP ये तो हमारा क्रॉस हो जाएगा, तो बाकी मिलने वाली सबस्ट्रेट लेवल पर ATP एज इट ही होगी, तो वो हमें 2 जमा 2 हमारे पास 4 ATP थी। 4 ATP इस तरह हुई, तो इस पूरे स्टेप में इस्तेमाल होने वाली ATP टोटल हमारी जो स्टेप नंबर 1 और 3 पर थी वो क्या थी, 2 ATP थी। तो इस तरह से नेट एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में 2 ATP हमें हासिल होंगी। बाकी जो है पायरोवेट आगे मूव करेगा, एसिटाइल को क्रेब्साइकर और लैक्टेट आगे जाएगा। जब लैक्टेट अगर बन जाएगा तो यहां पर मैं आपको साथ ये बताऊं कि अगर तो लैक्टेट जब बनेगा तो ये क्या करेगा, लैक्टेट को लीवर रिसीव कर लेगा। लीवर रिसीव करने के बाद ये थ्रू द ब्लड
अब ब्लड से के ज़रिए से ये लीवर तक पहुंच जाएगा लैक्टेट, और यहाँ से फिर से ये प्रोसेस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट। तो इस प्रोसेस को जो कहेंगे उसको कहते हैं कोरिलैक्टिक एसिड। ये हमारा अलग से लेक्चर होगा कि कोरिलैक्टिक एसिड के स्टेप्स पूरा क्या है, उसको हम वहाँ पर समझेंगे कि ये किस तरह से लैक्टेट दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये जो है हम ये समझते हैं कि ये तो सारा स्टेप हो गया कि हमें ATP हासिल हो गई। अगर हम देखें कि अगर तो ये जो एंजाइम्स हैं, ये जो सारे हमने एंजाइम्स पढ़े हैं, इन एंजाइम्स में से ये ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स हैं जो की रोल प्ले कर रहे हैं इस ग्लाइकोलिसिस में, ATP प्रोडक्शन, एनर्जी देने में। अगर इन एंजाइम्स की कोई डेफिशिएंसी हो जाए तो इन एंजाइम में ख़ास तौर पे जो पायरोवेट काइनेज का एंजाइम है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नंबर 1 अगर हम देख लें कि एल्डोलेज 5 नंबर स्टेप पर, यहाँ पर हमने देखा है कि 4 नंबर स्टेप पर एल्डोलेज एंजाइम है। एल्डोलेज एंजाइम्स की डेफिशिएंसी के नतीजे में सेल में क्या होगा कि फ्रक्टोज की जो है फ्रक्टोज नेक्स्ट ब्रेकडाउन नहीं हो सकेगी, और फ्रक्टोज वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। जब फ्रक्टोज एक्सेस अमाउंट में डिपॉजिट होने के नतीजे में ये क्या करेगा, फास्फेट को, जितना ज़्यादा फ्रक्टोज बनते जाएंगे फास्फेट को अपने साथ अटैच करता जाएगा। अब फास्फेट क्योंकि इंतहाई ज़रूरी है ग्लाइकोजेनेसिस के लिए भी और ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए भी, दोनों सूरतों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब फास्फेट क्या होगा, उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फ्रक्टोज के एक्सेस होने की वजह से फास्फेट ग्रुप उसके साथ अटैच होते जा रहे हैं, और फर्दर क्या है, इसकी जो ब्रेकडाउन होकर हमें यहाँ से ATP मिलनी थी वो ATP भी नहीं मिल रही। अब क्या होगा कि हमें ATP ना मिलने की वजह से एनर्जी भी क्या होगी, रिड्यूस होती चली जाएगी, और एनर्जी के रिड्यूस होने में हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी कॉम्प्लिकेशन इस नतीजे में हो सकती हैं। इसके बाद पायरोवेट काइनेज की डेफिशिएंसी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट काइनेज की ये एंजाइम डेफिशिएंसी है। पायरोवेट काइनेज ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब जेनेटिकली कुछ डिसऑर्डर की वजह से पायरोवेट काइनेज की जब डेफिशिएंसी होती है तो आरबीसी की मेम्ब्रेन, खास तौर पर ये जो मेम्ब्रेन है, ये सेलुलर आरबीसी के अलावा बाकी भी सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए उनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो पायरोवेट काइनेज नहीं होगा तो ये क्या होगा, हमारा ग्लाइकोलिसिस का स्टेप मुकम्मल ना होने की वजह से हमें एनर्जी यहाँ पर भी रिड्यूस हो जाएगी। एनर्जी ना मिलने की सूरत में वो जो इंटेग्रिटी सेल मेम्ब्रेन की है वो मेंटेन नहीं हो सकेगी, तो सेल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, सेल क्या होगा, लाइज हो जाएगा। तो इस सूरत में क्या होगा, सेल के लाइज होने की सूरत में अगर तो आरबीसी है फॉर एग्जाम्पल, तो हम कहेंगे कि आरबीसी की हिमोलिसिस हो जाएगी। जब हिमोलिसिस हो जाएगी तो वो टूटे हुए आरबीसी, वो डिस्टॉर्टेड सेल मेम्ब्रेन के आरबीसी, उनको स्प्लीन क्या करेगी, रिमूव करने की कोशिश करेगी। जब एक्सेस अमाउंट में स्प्लीन इसको रिमूव करने की कोशिश करेगी तो स्प्लीनोमेगेली भी हो जाएगी। और दूसरी साइड पे आरबीसी की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रही है तो अंडरस्टूड है कि उसकी ब्रेकडाउन से आरबीसी की कमी हो जाएगी, और जिसको हम कहेंगे कि उसमें हीमोग्लोबिन भी मौजूद थी, तो हम अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमें वहाँ पर हीमोलिटिक अनीमिया का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर लैक्टेट की कंडीशन, कौन सी कंडीशन हो सकती है, हमने कहा कि लैक्टेट उस सूरत में बनता है जब एनारोबिक कंडीशन है। तो एनारोबिक कंडीशन में क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। अब क्या होगी, ब्लॉकेज हुई है, आपको बहुत से हमारी बॉडी की ऐसी साइट होंगी जहाँ पर ब्लड की सप्लाई सही नहीं मिल रही, वहाँ पर ना मिलने की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो टिश्यूज़ क्या करते हैं, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस को स्टार्ट कर देते हैं, तो जिसके नतीजे में लैक्टेट क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। जब लैक्टेट एक्सेस हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, लैक्टिक एसिडोसिस, या ये हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, उस सूरत में भी क्या होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा रीनल या लिवर फेलियर की सूरत में भी, इस सूरत में भी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बहुत स्पीड अप हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती है। ये कुछ ऐसी चंद एक जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिसमें ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से, ग्लाइकोलिसिस ना होने की वजह से, एटीपी ना मिलने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, और कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी, जिनके अंदर हीमोलिटिक अनीमिया भी शामिल है और लैक्टिक एसिडोसिस भी शामिल है।
है, ये हो सकता है। ये हमारा एक मुख्तसर सा तारफ़ है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बताना भूल गया आपको, वो ये थी कि जो ग्लूकोज इब्तिदा में हमें हासिल होता है, जिसको आगे ब्रेक डाउन होने के बाद हमें क्या मिलनी होती है, ATP जनरेट होनी होती है, एनर्जी मिलनी होती है। तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज हमें ग्लाइकोजन जो स्टोरेज फार्म है हमारे बॉडी में, वहाँ से भी हासिल हो सकता है, या फिर डायरेक्टली तौर पर हम कोई कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कोई मीठी चीज़ है, कोई शुगर है, वो हम ले रहे हैं, कोई भी स्वीट टेस्ट जो है हम उसको रिसीव कर रहे हैं, हमारी बॉडी इसको रिसीव कर ली है, उसको ले रहे हैं, तो वहाँ से भी डायरेक्टली तौर पर जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो वो उसमें ग्लूकोज मौजूद है, तो उससे जो है उस वहाँ से डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ग्लूकोज मिल रही है। इसके बाद प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन में आपने देखा होगा कि क्या नाम है, जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स में ख़ास तौर पे एलानिन है, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में देखेंगे। मुख्तसर आपको ये बता दूं कि वहाँ से हमें क्या मिलेगा, ऑक्सैलोएसीटेट। वो ऑक्सैलोएसीटेट प्रीकर्सर है किसका, फास्फोइनोल पायरुवेट का। और ये क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इंतहाई अहम स्टेप है, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस ये बैकवर्ड स्टेप होगा पूरे का पूरा। ग्लाइकोलाइसिस का बैक जाएंगे तो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगी। तो इसके लिए ऑक्सैलोएसीटेट का होना, ये उसका ऑक्सैलोएसीटेट इसका प्रीकर्सर है। तो इस तरह से हमें ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्टेप से मतलब कि प्रोटीन से इनडायरेक्टली तौर पर हमें ग्लूकोज भी हासिल होती है। इसके अलावा लिपिड के मेटाबॉलिज्म से, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल से हमें जब ग्लिसरॉल हासिल होता है तो ग्लिसरॉल की फास्फोराइलेशन होती है लीवर में, और जो है फास्फोग्लिसरेटेड ग्लिसरॉल मिल जाता है। तो फास्फोग्लिसरेटेड जो ग्लिसरॉल है वो हमें देता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट जब मिलता है तो ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस के स्टेप में से होता हुआ, मुख्तलिफ रिएक्शन से होता हुआ अल्टीमेटली हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। तो ग्लूकोज हमें इन तमाम स्टेप से, प्रोटीन से, लिपिड से, डाइजेस्टेड डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट से, ग्लाइकोजन से भी हम हासिल कर सकते हैं। मजीद ग्लाइकोलाइसिस के मतलब कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में या पर्सनल के अंदर आप इसका सवाल कर सकते हैं। इस वक्त के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।